प्रिय विद्यार्थियों, अपना देखिए 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था, केमिकल काइनेटिक्स, चौथा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे कुछ व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ यूट्यूब वीडियो के थ्रू, और मुझे बार बार ये कह रहे थे सर पीडीएफ कब डालोगे, पीडीएफ डालिए। तो मैंने पीडीएफ डालना शुरू कर दिया है। पहले चैप्टर की पीडीएफ आपके ग्रुप पे आ चुकी है, दूसरे तीसरे इनकी पीडीएफ भी आ जाएगी जल्दी, जो चैप्टर पढ़ा दिए उनकी। लेकिन उसका कोई विशेष ज़्यादा आपको महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल आपके हो सकता है समाहित नोट से। एक तो आपका जो कोर्स है वो उसी अनुपात में घटेगा। अभी लगभग मान के चलिए, अगर क्लास अपन मान के चलते 1 नवंबर से स्टार्ट होती हैं तो लगभग 50% के आसपास आपका कोर्स रहेगा। ठीक, तो आपको एक लिमिटेड मैटर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर रहता है? हालांकि मैंने जो चैप्टर कराए हैं, अगर अपन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चलते हैं तो वो सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, जो हटने की संभावना है वो मैं ले ही नहीं रहा अभी टॉपिक, तो वो जब आएंगे तो आपको बता दूंगा। तो आप हल्का फुल्का पढ़ लें। पहले ऐसा करना कि पहला चैप्टर शुरू से शुरू करना, यानी जो पहले चैप्टर के वीडियोज हैं शुरू के, उनको एक बार फिर से स्टार्ट करना, उनको पढ़ के और फिर आप चैप्टर को पढ़िए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सब कुछ। फिर जब तक मैं अभी जल्दी दूसरे चैप्टर के डाल दूंगा, एक आपको चौथे चैप्टर के, एक 8वां और एक 9वां चैप्टरों के पीडीएफ डालता रहूँगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मतलब कोटि और अणुसंख्यता, ये था। अब देखें 3 रिएक्शन है, एक जैसी रिएक्शन लग रही है देखने में। H2 + I2, H2 + Br2 और H2 + Cl2 बन भी एक जैसी उत्पाद रहे, HI, HBr, HC। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि कितनी होगी और इसकी कोटि कितनी होगी। अगर किसी विद्यार्थी को या अध्यापक को अनुभव नहीं है तो कह देता साहब इसकी कोटि 2 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी। जबकि मैंने आपको बताया था कि कोटि का निर्धारण अभिक्रिया को देख करके नहीं होता है, ये प्रायोगिक राशि है। प्रयोगों से ये देखा कि H2 की मात्रा डालने पर कितना वेग बढ़ता है और I2 की मात्रा डालने पर कितना वेग बढ़ता है, उसके आधार पर कोटि निर्धारण होता है। तो इसकी जो कोटि का मान है वो दोनों की ही सांद्रता पर समानुपाती रूप में निर्भर करता है। तो इसकी कोटि कितनी होती है? 2। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो H2 और I2 दोनों की सिंगल घात पे बराबर के, और ये हो गया अभिक्रिया वेग। तो इसका वेग नियम ये हो गया। तो इस आधार पे कोटि कितनी हो गई? 1 और 1 2। H2Br2 वाले के लिए जो अभिक्रिया वेग आता है वो आता है अभिक्रिया वेग बराबर के H2Br2 और इस पर घात आएगी 1/2। कहाँ से आई हमें नहीं पता, हमने तो प्रैक्टिकल करके देखा। ये देखा कि जब इसका वेग दोगुना करते हैं तो इसका वेग आधा रह जाता है, इस प्रकार से अंडर रूट में। इसका वेग जब 9 गुना, इसका वेग जब 4 गुना करते हैं तो इसका वेग 2 गुना रह जाता है। अंडर रूट का मतलब यही है। तो ये हुआ 9 गुना करते हैं इसका वेग। अगर Br2 की सांद्रता 9 गुना बढ़ा दी है तो इसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी, इसका वेग कितना रह जाएगा? 3 गुना ही रह जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से Br2 से ऐसे संबंधित है। तो बोलो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1 + 1/2 बराबर 3/1.5 आ गई। इसके लिए कल बताया था अगर तीर के ऊपर कुछ भी आ जाता तो कोटि कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर तीनों की अलग अलग एक जैसी रिएक्शन लग रही है देखने में, लेकिन तीनों की कोटि कैसी है? अलग अलग है। बोलो अलग अलग कोटि हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन अणुसंख्यता की बात पूछे तो इसकी अणुसंख्यता कितनी है? 2। इसकी भी अणुसंख्यता कितनी है? 2। इसकी भी अणुसंख्यता कितनी है? 2। तो किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल वास्तविक अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। और कोटि का निर्धारण हम कहाँ से करते हैं? इस प्रकार से करते हैं। वेग नियम आपको देगा तभी कोटि का निर्धारण किया जा सकता। तो ये हिस्सा तो इसलिए बताना जरूरी था कि आप कोटि अणुसंख्यता में एक अच्छा गहरा अंतर समझ सकें। अब बात करता हूँ मैं इसकी, इसको ध्यान देखें। ये देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5। ये रिएक्शन है एक्चुअल में, ये तो एक अभिक्रिया है और 4NO2 + O2 में टूट रही है। ये रिएक्शन एक जटिल अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जटिल। अब बात आती है कि हम कैसे याद रखें, तो आपको भी ये याद रखनी है कि एक जटिल अभिक्रिया है। तो एक आधी एग्जाम्पल है, यही है हमारे कोर्स में तो वैसे, तो इसको याद रखें, जटिल अभिक्रिया है।
जटिल अभिक्रिया क्या है, 3 स्टेपों में होती है। वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में होती है जटिल अभिक्रिया कहलाती है। पहला स्टेप ये रहा, स्टेप फर्स्ट, इसमें केवल एक N2O5 टूटा है N2O3 + O2 में। दूसरा स्टेप सेकंड, जो N2O3 बना वो टूटा किसमें, NO और NO2 में। और तीसरा स्टेप, जो दूसरा N2O5 अणु था, ये की काम आया अभी, ये इस NO से आप देख लेना इस तरह से बना है। ठीक, अब आप देखें इसमें अगर आपसे पूछे इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी है, तो मैंने कहा था जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता नहीं निकाली जाती है, तो इसकी अणु संख्यता का हमको आइडिया नहीं है। अब दूसरी बात कि इसकी क्या है, कोटि कितनी है। तो कोटि का मान हमेशा किससे निर्धारित होता है, सरल पद से, अभिक्रिया की क्रियाविधि के सरल पद से। तो यहाँ कोटि का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखा जाएगा R रिएक्टेंट लिखते हैं, तो ये रिएक्टेंट यही है, अभिकारक ये है, बराबर K और ये N2O5। ठीक है, इसको देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे कोटि 2 होगी, लेकिन वास्तव में कितनी निकली है, 1। और ये कैसे पता लगा, क्रियाविधि से पता लगा है। क्रियाविधि के सिलो पद में जितने अणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, वही क्रिया के कोटि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कोटि का मान कितना आएगा, 1। अब देखें इसी बीच में एक हिस्सा और है, उसको भी मैं लिखा देता हूं, बता देता हूं। छद्म एकाणुक अभिक्रिया कौन सी है, छद्म एकाणुक। छद्म का मतलब क्या होता है, झूठा। ठीक है, इसी को और अच्छे शब्द से बोले तो आभासी भी कह सकते हैं, छद्म या आभासी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्यूडो। 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है यूनि, अणु का मतलब होता है मोलेकुलर, और इसका मतलब रिएक्शन है ये। तो इसको कहते हैं स्यूडो यूनि मोलेकुलर रिएक्शन, यानी आभासी एकाणुक अभिक्रिया। इस क्रिया में क्या होता है कि जैसे ये रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, कल भी हमने रिएक्शन ली थी, मैंने कहा था एस्टर बोलते हैं इसको। एस्टर का जल अपघटन हो रहा है और क्या बना, अम्लीय माध्यम में होता है जल अपघटन, CH3COOH + C2H5OH। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है एस्टर का जल अपघटन। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये तो लिया जाता है कम मात्रा में और ये लिया जाता है आधिक्य में। ठीक है, तो ये क्रिया ही इसका एग्जाम्पल है छद्म एकाणुक अभिक्रिया का। है क्या है, अब परिभाषा सुन लें। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में आधिक्य में लिया जाता है, यदि किसी, अच्छा एक चीज और देखें, जिनकी कोटि का मान 1 निकला था उन्हें एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, जिनकी कोटि का मान 2 है वो द्विआणुक होते हैं। इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और जिनकी कोटि का मान 0 होता है उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि, एकाणुक या प्रथम कोटि, द्विआणुक या द्वितीय कोटि। अब ये क्रिया कैसी है, नाम ही एकाणुक लिख रहा है, तो वे एकाणुक या वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में कैसा होता है, आधिक्य में होता है। बोलो है या नहीं, आधिक्य में होता है। वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में आधिक्य में होता है तथा आधिक्य वाले अभिकर्मक की सांद्रता से अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभिक्रिया वेग पर केवल और केवल किसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 1। तो लगता तो ऐसा है कि दोनों का प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ कैसा रहा है, एक ही अणु का। तो जो हमको लगे लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, काल्पनिक चीज़ें। जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कई बार जब कि हम लोग आसानी से 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं,
लेकिन जब चल के देखते तो आधा किलोमीटर चलना ही मुश्किल होता है। तो हम कहेंगे कि ये तो यार तेरे मन की कल्पना थी, ये तो तेरे मन में विचार वैसा ही था कि भाई 5 किलोमीटर आराम से चल लेगा। तो जो चीज़ें होनी चाहिए लेकिन नहीं होती उनको काल्पनिक कहते हैं या आभासी कहते हैं। तो इनको क्या है कि लगता तो ऐसा है कि दोनों अभिकारकों पर सांद्रता अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, लेकिन करता कौन से पे, जो कम मात्रा में होता है। तो आप सुन लें, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक की तुलना में, अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में आधिक्य में होता है तथा आधिक्य वाला अभिकर्मक अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्या कहलाता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म एकाणुक क्रियाएं कहलाती हैं। 2 एग्जाम्पल है इसके। एक तो ये तो हो गया एस्टर का जल अपघटन, और एक हमारे पास ये सुक्रोस है, C12H22O11। किसका सूत्र है ये, सुक्रोस। इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो इसका भी जल अपघटन अम्लीय माध्यम में होता है, और ये टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज। दोनों के सूत्र समान हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज वो है जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है, चीनी के रूप में तो सुक्रोज होता है, चीनी सुक्रोज है। गन्ने के रस के रूप में होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है, सुक्रोज होता है सॉरी, उससे ग्लूकोज ग्लूकोन डी का आता है। अंगूर का जो रस है वो ग्लूकोज है। फ्रक्टोज ये फलों में पाया जाने वाला जो रस होता है उससे जो मिलते हैं वो फ्रूट शुगर होती है ये वाली, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज। यहाँ भी देखो ये आधिक्य में है, तो यहाँ पर जल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभिक्रिया के वेग पर, केवल किससे पड़ेगा, सुक्रोज से पड़ेगा। तो एक अणु पर निर्भर करती है, तो इसकी भी कोटि 1 है और इसकी भी कोटि 1 है। तो आप समझ गए होंगे ये है छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। तो ये तो साहब आपके पास ये कोटि और अनुसंख्यता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके अभिक्रिया हमारे पास 2 है हमारे कोर्स में। एक तो है शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया देखेंगे, क्या सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो किसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपसे पूछ ले शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य का मतलब क्या है, जिसकी कोटि क्या है, ये देखिए एक R है और R से क्या बन गया, P बन गया, ठीक। अगर इस क्रिया के लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखें, dR/dt बराबर के R⁴। अब आप यहाँ से पूरे मनोयोग से समझें एक एक चीज़ को, क्योंकि अब मैं आपको फुली प्रेशराइज के साथ इस बात को समझाना जा रहा हूँ और एक एक चीज़ इसमें आपको बताऊँगा। कोई भी अभिक्रिया ऐसी ही लिखी जाती है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। एक तरफ चाहे यहाँ 4 चीज़ लिखी हो चाहे 5, लेकिन रहेंगे सब अभिकारक, और इधर चाहे कितने भी बने रहेंगे उत्पाद ही, ठीक। तो R से P बना, हम कह रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोटि आती कहाँ से, वेग नियम से, तो हमने इसका वेग नियम लिख दिया, माइनस dR/dt। माइनस का पता होगा क्यों लिखा है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता कम होती है तो उसके आधार पर अभिक्रिया का वेग दिया है। तो dR/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग, बराबर के R⁴ क्यों लगाया है, क्योंकि कोटि कितनी है, शून्य, और अभिकारकों की सांद्रताओं की घात ही कोटि कहलाती है। जब किसी की भी घात 0 आ जाएगी तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो बोलो R का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसका मतलब क्या, अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या, तो उत्तर आएगा नहीं करेगा। तो इसका मतलब चाहे तो कह दो वे अभिक्रिया जिसके लिए कोटि का मान 0 होता है, अभी शून्य कोटि लेते हैं, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से समझिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाती है, अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जब ये बचा ही नहीं है तो इस पर निर्भर भी नहीं करेगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए जो ये समीकरण लिखी जाती है, देखो 2 चीजें होती है, एक तो होती है समाकलन और एक होता है अवकलन। दोनों में अगर हम फर्क देखें तो मैथ वाले सर आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे, मैं आपको छोटा सा हिस्सा बता देता हूँ। जब हम किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तब तो कहलाता है अवकलन, और जब छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ देते हैं और बड़ा रूप बना देते हैं तो वो कहलाता है समाकलन, ठीक।
तो यहाँ पे देखें जो अवकलन है उसका प्रतीक होता है d/dt। किसी का भी अवकलन करना हो तो d/dt के सापेक्ष किया जाता है। तो ये जो समीकरण कहला रही है इसको कहेंगे हम अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण है? अवकलित। मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जो जो काम में मैंने अभी तो इसकी परिभाषा ली है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब आप इसको समझें, मैं रिएक्शन में जो जो बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिस समय पर अभिक्रिया शुरू हुई थी t बराबर 0 समय पर, जब अभिक्रिया शुरू होती है उस समय पर समय 0 होता है। शुरू होने का मतलब है केवल अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता। तो t बराबर 0 पर हम मान लेते हैं इसकी मात्रा r0 कितनी है? r0। और t समय पर कुछ समय बता, t सेकंड पर, 5 सेकंड 10 सेकंड उस पर हम चेक कर रहे हैं, उस समय इसकी सांद्रता कितनी हो गई है? r हो गई है। तो बोलो अभिकारक की सांद्रता घट करके r आ गई है। हम अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं। अब देखना है इसको, बात को समझना, क्या आया है? माइनस dr/dt। इसी के आधार पे चलेगा, dr/dt बराबर k r⁴। क्यों लिखा है r⁴? क्योंकि ये वे अभिक्रिया है जो कैसी है? शून्य कोटि की। अब देखो इसका मतलब तो एक हो गया, तो ये हो गया माइनस dr बराबर, इसका मतलब 0 नहीं होता, r⁴ का मतलब 1 होता है, तो 1 घट जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने, चूंकि r⁴ बराबर 1, तो ये आ जाएगा k dt। ठीक है, जो d के रूप में लिखी जाती है, d/dt के रूप में, वो अवकलित वेग समीकरण है। तो ये वाली जो समीकरण है कौन सी हो गई? शून्य कोटि के लिए अवकलित वेग समीकरण। कई बार पेपरों में पूछा है कि शून्य कोटि के लिए अवकलित वेग समीकरण लिखिए, तो ये कौन सी हो गई? अवकलित वेग समीकरण। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब अवकलन का क्या करना पड़ता है? न्यूमेरिकल के लिए अवकलन वाली समीकरण काम नहीं आती है, समाकलित वेग समीकरण आती है। तो इसका हमको क्या करना है? समाकलन। समाकलन करने पर कैसे करते हैं? तो एक चिन्ह होता है समाकलन का, ये वाला। ठीक है, मैं इसको माइनस को इधर ले जा रहा हूं, यहां पे लिख दिया मैंने dr बराबर माइनस के, तो स्थिरांक है, वेग स्थिरांक था, केवल समाकलन किसका होगा? dt का। ठीक है, तो जो dr है उसका समाकलन तो r होता है। ठीक है, जैसे आपसे बताएं, x का अवकलन dx होता है और dx का समाकलन क्या होता है? x। ऐसे dr का समाकलन क्या हो जाएगा? r। तो ये आ जाएगा r। ठीक है, और dt है, इसका समाकलन क्या होगा? t होगा। लेकिन जब हम समाकलन करते थे स्थिरांक भी लगता है, अगर स्थिरांक दे रखा हो तो ये आ जाएगा माइनस kt। dt का तो t हो गया और एक स्थिरांक लग गया c। तो ये हमारे पास एक समीकरण निकल के आई समाकलन से, r बराबर माइनस kt प्लस c। ये जब मैथ के बच्चे, बायो के बच्चे फिजिक्स से कुछ ना कुछ समाकलन सीख जाएंगे तो वो अपने आप कर लेंगे। फिलहाल आपको समझना ये है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, dx जो होता है उसका समाकलन x होता है, तो मैं उसी आधार पे किया है। ठीक है, अब ये r आ गया kt प्लस c। अब स्थिरांक का कुछ ना कुछ मान निकालना पड़ेगा। तो देखें, यदि t बराबर 0 सेकेंड लिया जाए, ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड पर क्या होगा? बोलो, t बराबर 0 पर r का मान कितना है? r0 है या नहीं है? कितना है? r0। तो r का मान तो होगा r0 t बराबर 0 पे। ठीक है, और अब मान रख के देख लो, t बराबर 0 है ये, तो कितना होगा? देखो, r का मान तो r0 बराबर माइनस k गुणा 0 प्लस c। कितना आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा r0। कितना आ जाएगा? c बराबर r0। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मान की जगह मान रख दीजिए, c का मान रख दे समीकरण में, तो देखिए क्या आ जाएगा? r बराबर माइनस kt प्लस r0। किसका मान रखा है? c का। kt को इधर ले आइए, धनावेश वाली चीज को एक तरफ कर दीजिए और उसको इधर कर दें, तो देखो kt तो आ जाएगा इधर बराबर r0
माइनस आर। बोलो निकल के आ गई कि नहीं समीकरण। इसी को कहते हैं कौन सी समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण। ये तो हो गई अवकलित वेग समीकरण। जब डी हटा दिया है पूरी तरह से तो कौन सी आ गई, समाकलित वेग समीकरण। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक डेरिवेशन है। दोबारा सुन लें, वह अभिक्रिया जो अभिकारक की, वह अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब ये बचेगा ही नहीं तो इस पर निर्भर भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आर का 0 1 होता है। उसके बाद हमने देखा ये जो समीकरण निकालते इसकी जो वेग समीकरण है वो कौन सी होती है, अवकलित। फिर अवकलन का हमने समाकलन किया तो ये नई समीकरण आ गई, समाकलित वेग समीकरण। अब आप देख लें इसमें कौन कौन सी सांद्रता कौन कौन सी हैं। बोलो के क्या है, वेग स्थिरांक। टी क्या है, दिया गया समय, ये जो समय है 5 मिनट बाद कितना रहेगा, 10 सेकंड बाद वेग कितना रहेगा, ये पूछता है। आर 0 क्या है, ये है टी बराबर 0 समय पर सांद्रता। और ये आर क्या है, तो ये आर है टी समय के बाद शेष बची सांद्रता। जैसे शुरू में हमको मात्रा दी थी 5 मोल, 5 मोलर मात्रा थी, और 10 सेकंड के बाद 2 मोल खर्च हो गई, तो कितनी बची है, 3 मोल बची है। तो यहाँ पे बोलो 2 मोल आएगा कि 3 आएगा, यहाँ आएगा 3। जो बची हुई मात्रा होती है टी समय के बाद वो आती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ। आर 0 का मतलब तो क्या हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया, इसका तो मतलब है 0 सेकंड प्रारंभिक सांद्रता कह सकते हैं इसको। शुरू में जो थी वो है ये तो प्रारंभिक सांद्रता, और ये क्या हो जाएगी, टी समय बाद शेष रही सांद्रता। ठीक, तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके बारे में शेष चर्चाएं हम कल करेंगे। आप लोग एक बार डेरिवेशन को अच्छे से समझ लें। कल की क्लास जब लेंगे तो एक बार फिर से मैं डेरिवेशन को लेकर के ही आगे बढ़ूंगा, तो आप अच्छे से समझ लें डेरिवेशन इस तरह से किए जाते हैं इसके। तो बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर, अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। या फिर जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक के शून्य घात का मतलब क्या है, किसी की भी घात शून्य पर निर्भर करने का मतलब है उस पर निर्भर ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बाकी चर्चा कल। थैंक यू।